प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर राजस्थान भूगोल की बात कर रहे हैं हम। और हमने राजस्थान भूगोल के अंतर्गत जैसे राज्य का निर्माण, प्रशासनिक ढांचा, राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश और भू आकृतिक प्रदेशों में हमने बात की थी कि उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये जो चार मुख्य भू आकृतिक प्रदेश हैं राजस्थान के, इन्हीं की विवेचना करनी है हमें, इन्हीं का विस्तृत अध्ययन करना है। और जो उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं भारत के अकॉर्डिंग उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत और राजस्थान के अकॉर्डिंग पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसकी बात हमने कर ली थी। उसके अंतर्गत हमने एक बार रिमाइंडर रूप में हम देख रहे हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपको दो उपभाग दिखाई दी। एक तो भाग था उसका शुष्क भाग और दूसरा था अर्ध शुष्क भाग। और ये जो भाग थे ये हमने किए थे इसकी वर्षा रेखा के आधार पर। कौन सी वर्षा रेखा थी जिसके कारण ये दो भागों में विभाजित हुए हैं? कौन सी? 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय को दो भागों में विभाजित करती है। शुष्क के अंतर्गत हमने दो चीज़ें देखी थी। क्या चीज़ देखी थी? एक तो बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है और एक बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है। स्तूप युक्त प्रदेश और इसके साथ में हमने देखा था मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश के अंतर्गत जो चट्टानी क्षेत्र आता है, पोखरण, फलोदी, बालोतरा, ये जो क्षेत्र है ये चट्टानी क्षेत्र है, इसकी बात की। और उसके बाद में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है इसके अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों की बात की, जैसे घग्गर प्रदेश, शेखावाटी निम्न भूमि, नागौरी उच्च भूमि, लूनी नदी प्रदेश। तो इन चारों प्रदेशों का हमने विस्तृत वर्णन किया है और एक भू आकृतिक प्रदेश राजस्थान का कंप्लीट भी हो चुका है। तो चलिए हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के अंतर्गत वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। जिस प्रकार से हमने मरुस्थलीय प्रदेश के दो भागों का अध्ययन किया उसी प्रकार से हम अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसको भी इसी प्रकार हम डिवाइड कर उसका अध्ययन करेंगे। मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब आप शायद ये जानते हैं कि जैसे हमने राजस्थान से संबंधित भूगर्भिक संरचना की बात की थी तो उस समय हमने जो शैल समूह थे, जो चट्टानों से संबंधित समूह थे, उनकी उत्पत्ति और उनका उद्भव किस युग में हुआ था, कौन कौन से कल्प थे, उनके बारे में हमने देखा था। तो उस समय आपको याद होगा कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश विश्व का प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश क्या है? विश्व की जो प्राचीनतम सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो अरावली को माना जाता है। पर्वत श्रेणी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति और इसके उद्भव की जो व्याख्या की गई है, किस युग में की गई है, किस कल्प में की गई है, इसकी जो उत्पत्ति के संबंध में जो युग का नाम आता है वो आता है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण
हुआ था। और अरावली पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वो प्राचीन समय से माना जाता है, परंतु आज की दृष्टि से देखें हम तो क्या हुआ है, इस पर्वतीय भाग में एक क्रिया हुई है जिसको हम कहते हैं अनाच्छादन डेनुडेशन। ये क्रिया क्या होती है, अनाच्छादन के अंतर्गत दो भाग सम्मिलित हैं, एक तो है अपर्दन के रूप में और एक होता है अपक्षय के रूप में। ये दोनों क्रियाएं, एक तो क्या करता है, चट्टानों को तोड़ता है और अपने ही स्थान पर बनाए रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि चट्टानों को कमजोर कर देता है। कौन सा कारक, अपक्षय। और अपर्दन का क्या कार्य होता है कि ये उस कमजोर चट्टान को उस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। तो इन दोनों क्रियाओं के कारण जो अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं, उस अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्या हुआ है, अनाच्छादन हुआ है। और इसी के कारण क्या है, जो वर्तमान स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार का है, वो दिखाई दे रहा है आपको अवशिष्ट पर्वत के रूप में। जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, प्राचीनतम स्वरूप की बात करें तो वलित पर्वतों के रूप में दिखाई देती थी, लेकिन हम आज की दृष्टि से देखें तो ये एक अवशिष्ट, सिर्फ अवशेष के रूप में आपको दिखाई देगी, क्योंकि इस पर क्या हुआ है, लगातार ये इस पर कटाव होता रहा और जो ये प्राचीनतम पर्वत वलित पर्वत श्रेणी के रूप में थी वो आज किसमें है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में। इस प्रकार की पर्वत श्रेणी, या हम ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रेणी की तुलना यूएस से उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत हैं उससे की जाती है, क्योंकि जो संरचनात्मक दृष्टि है, जो दिखाई देने की जो पर्वत श्रेणियों का जो क्रम है जो हमें दिखाई देता है वर्तमान में, वो किस प्रकार से कौन से पर्वत से मैच कर रहा है, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के साथ मैच कर रहा है। इसलिए हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, अपलेशियन पर्वत के साथ कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये राजस्थान में किस प्रकार विस्तृत है, किस प्रकार इसका फैलाव पाया जाता है, कहाँ से कितने किलोमीटर है और किस क्रम में फैली हुई हैं, इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में कर्णवत रूप से फैली हुई है। ये इस प्रकार मैं पूरे पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट को मैं ऐसे हटा लेता हूं तो ये कर्ण का माध्यम दिखाई दे रहा। अगर मैं इस पार्ट को हटा लेता हूं ये, तो ये क्या कहलाता है, आपने पढ़ा होगा 10वीं में, कर्ण, आधार और लंब। ये तो ये किसका रूप दिखाई दे रहा है, अरावली पर्वतमाला का कर्णवत रूप में राजस्थान के अंतर्गत फैली है ये पर्वत श्रेणी। और ये इसकी जो दिशा है वो क्या है, अब देखिए दिशाएं, चार मुख्य दिशाओं की बात करें हम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन ये इसका जो विस्तार है वो ये है, ये विस्तार है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर है और पूर्व है, तो कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। नीचे दक्षिण है, पश्चिम है, तो क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो विस्तार पाया जाता है वो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी लंबाई की बात करें हम तो देखिए, ये जो अरावली है, ये अरावली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं मिलती है, इससे बाहर के क्षेत्र में भी ये अरावली पर्वतमाला स्थित है।
तो याद रखना, देखिए जो भी भौतिक प्रदेश होते हैं उनको हम एक सीमा में बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सीमाएं होती हैं वो सीमाएं सिर्फ पॉलिटिकल व्यू के अकॉर्डिंग होती हैं, राजनीतिक सीमाएं हैं, ये राजनीतिक राज्यों की सीमाएं हैं। इसके अंतर्गत हम किसी एक भौतिक प्रदेश को समाहित नहीं कर सकते हैं। भौतिक प्रदेश अलग अलग प्रदेशों में भी मिल सकता है। जैसे हमने बात की थार के मरुस्थल की, तो सिर्फ थार का मरुस्थल राजस्थान में नहीं है, इससे बाहर भी है। तो उसको थोड़ी ना पता है कि हमें सिर्फ राजस्थान में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। भौतिक है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, प्रकृति है हर जगह, धीरे धीरे कन्वर्ट तो होती है। तो अरावली पर्वतमाला उत्तरी क्षेत्र में आगे इसी क्रम में फैली हुई है और दक्षिणी क्षेत्र में इसी क्रम में फैली हुई। उत्तरी क्रम की बात करेंगे तो ये दिल्ली, इससे आगे दिल्ली के जो राजभवन है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक, रायसीना हिल्स की बात करें तो वहाँ तक ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। वहीं हम गुजरात की बात करें आगे, गुजरात, तो गुजरात में पालनपुर है, पालनपुर, वहाँ तक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक कर्णवत रूप में पाया जाता है। और इसकी जो दिल्ली से गुजरात तक की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, सॉरी 692 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। लेकिन राजस्थान की दृष्टि से देखें तो इसकी कुल लंबाई जो पाई जाती है राजस्थान में वो पाई जाती है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। अब कुल अरावली पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है? लगभग मानकर चले हम तो लगभग 80% भाग अरावली का कहाँ पर है? राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? अब देखिए यहाँ पर खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू क्षेत्र में, और यहाँ पर लास्ट में है यहाँ पर खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, खेतड़ी से लेकर खेड़ ब्रह्मा तक राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश से पाया जाता है। 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई है। और कुल लंबाई की बात करेंगे तो 692 किलोमीटर है। अब देखिए ये राजस्थान को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दो अलग भागों में डिवाइड कर रही हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर तो मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ मैदानी पठारी प्रदेश है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम पाई जाती है, यहाँ पर अधिक पाई जाती है। यहाँ संसाधन कम है, यहाँ संसाधन ज़्यादा है। तो सामाजिक यहाँ की संस्कृति अलग है और यहाँ की संस्कृति भी अलग पाई जाती है। किसके अकॉर्डिंग है ये सारा सिस्टम? ये अरावली के अकॉर्डिंग है। अरावली के कारण ही ये राजस्थान क्या है? दो अलग स्वरूपों में दिखाई देता है। पश्चिमी क्षेत्र अलग और पूर्वी क्षेत्र अलग है, जिसके अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जो भी फैक्टर्स हैं वो अलग अलग आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश के कुछ भाग हैं, उन भागों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से भाग हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था धरातलीय उच्चावच के आधार पर हमने जो भौतिक प्रदेश डिवाइड किए थे, उन भौतिक प्रदेशों में अरावली की भी बात की थी हमने।
देखिए अरावली के मुख्य भागों की बात करेंगे तो 3 प्रमुख भाग हैं इसके। उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उत्तरी अरावली। मध्यवर्ती भाग मध्य अरावली। और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी अरावली। ये 3 भाग हैं राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतीय प्रदेश का। उत्तरी अरावली की बात करें, मध्यवर्ती अरावली की बात करेंगे और दक्षिणी अरावली की बात करेंगे हम। उत्तरी अरावली की हम बात कर रहे हैं तो देखिए उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो देखिए। यहाँ पर मैंने बात की थी खेतड़ी सिंगाना और यहाँ है सांबर बैसिन। यहाँ पर इसके लास्ट भाग में उत्तरी अरावली की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, दौसा और अलवर में स्थित कुछ जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को उत्तरी अरावली के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो समस्त पर्वत श्रेणियां हैं ये इनके उत्तर पूर्व में स्थित हैं। ये जो जिले बताई हैं मैंने, इन जिलों के उत्तरी पूर्वी भाग में ये कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं। और देखिए ये लगातार एक क्रम के रूप में नहीं पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? ये तो हो गए क्रम, है ना, कहीं ज़्यादा हो गई कहीं इस प्रकार से। फिर ये स्पेस आ गया, ये कोई क्रम नहीं है, इसको बोलते हैं अक्रमिक रूप। कोई क्रम नहीं है, अनिरंतरता है। इसी अनिरंतरता के रूप में हमें उत्तरी अरावली की कुछ पहाड़ियाँ स्पष्ट होती हैं। और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? क्वार्टजाइट और हम बात कर रहे हैं फाइलाइट। उत्तरी अरावली के अंतर्गत 2 प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं, क्वार्टजाइट और फाइलाइट। क्वार्टजाइट जो चट्टान है वो चट्टान क्या है? कठोर चट्टान है। ये कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी पर्वत श्रेणियों के ऊपरी भागों में मिलेगी। और जैसे हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से इन क्षेत्रों में क्या मिलेगी आपको? क्वार्टजाइट चट्टान मिलेगी। और मैं घाटियों की बात करता हूं तो घाटियों में कौन सी चट्टान मिलेगी? फाइलाइट चट्टान, जो मुलायम चट्टान है। तो ये दिल्ली क्रम की बात करेंगे। दिल्ली क्रम का अर्थ है कि यहाँ से आगे दिल्ली में अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है तो दिल्ली क्रम हो गया। और दिल्ली क्रम में इसी प्रकार की चट्टानों का उल्लेख मिलता है। और इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की तो इसकी जो औसत ऊंचाई पाई जाती हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई पाई जाती हैं वो औसत ऊंचाई कितनी पाई जाती है? 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। ये तो है औसत ऊंचाई, लेकिन क्या है कि 700 मीटर से अधिक ऊंची कुछ चोटियां भी पाई जाती हैं। और ये नहीं कि सारी की सारी चोटियां 700 से ऊपर है, ये नहीं है। कुछ चोटियां हैं जो 100 मीटर की भी है, कुछ चोटियां 200 मीटर की भी हैं, कुछ चोटियां 300 मीटर की भी हैं। एवरेज की बात करेंगे 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लेकिन कुछ चोटियां क्या है 700
मीटर से भी अधिक ऊंची पाई जाती हैं। अब देखिए कौन कौन सी चोटियां हैं, उन चोटियों की हम बात कर रहे हैं। एक नाम आता आपने सुना होगा, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, खो, बहरोच, बैराट, ये सारी की सारी चोटियां कहाँ हैं? उत्तरी अरावली में स्थित है। अब ये कहाँ कहाँ पर है फैली हुई हैं, इससे संबंधित हम बात करेंगे। रघुनाथगढ़ की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? सीकर में। खो की बात करते हैं जयपुर में। बहरोच की बात करते हैं अलवर में। फिर बैराट की बात करते हैं जयपुर में। इस प्रकार से, और ये इसी क्रम में मिलती है। क्रम का अर्थ यहाँ ये लिया गया है कि उनकी ऊंचाई क्या है। सर्वाधिक ऊंचाई रघुनाथगढ़ की पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अरावली की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी अरावली की बात नहीं कर रहा। उत्तरी अरावली के अंतर्गत सर्वाधिक जो चोटी हैं वो रघुनाथगढ़ हैं। 1055 मीटर ऊंची पाई जाती है रघुनाथगढ़। उसके बाद में खो की बात करेंगे। खो पाई जाती है 920 मीटर ऊंची। फिर हम बात करते हैं बहरोच की। बहरोच पाई जाती है लगभग 792 मीटर। और बैराट की बात करते हैं लगभग 704 मीटर। तो ये उत्तरी अरावली प्रदेश की कुछ प्रमुख चोटियां हैं, रघुनाथगढ़, खो, बहरोच और अलवर। तो हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश का एक पार्ट देखा है और इसके बारे में सामान्य जानकारी भी देख ली है कि भी इसका विकास कब हुआ था और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कितने राजस्थान में है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी दिशा क्या है और इसके अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानें कौन कौन सी हैं, इसके भाग कौन कौन से हैं, उस भाग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने एक पार्ट के रूप में देख ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन पार्टों की बात करेंगे, मध्य अरावली की और दक्षिणी अरावली की। उसके बाद में भी देखेंगे हम अरावली का महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और लगातार आप नोट्स बनाते रहिए और लगातार वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको जो भविष्य में आप नोट्स बना रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें रिप्लाई कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।